राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक गांधी जी के आश्रम में पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में लीजिए प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम। शीर्षक है रचनात्मक कार्यक्रम। आश्रम के हर कार्यकर्ता को किसी न किसी रचनात्मक प्रवृत्ति में काम करना जरूरी था। 1914 में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम नामक पुस्तिका गुजराती में लिखी। इसी का हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। लाखों प्रतियां इसकी बिकी। यह पुस्तिका गांधी जी की योजना का सार है। जो लोग गांधी जी को हवाई किले बनाने वाला, संत, महात्मा और हमेशा ऐसी बातें सोचने वाला जो जीवन में उतारी नहीं जा सकती मानते हैं, उनके लिए इतना कहना काफी है कि हर काम को वे व्यवहार की कसौटी पर कसकर ही लोगों के सामने रखते थे। स्वयं वैसा करते थे, बाद में उपदेश देते थे। रचनात्मक कार्यक्रम, दूसरे शब्दों में कहें तो सत्य और अहिंसा के साधनों से की गई पूर्ण स्वराज्य की रचना है। हिंसा और उसके लिए विरोध, असत्य के साधनों से जो राष्ट्र बने और महायुद्धों में पैसा, मनुष्य और सत्य को खोकर वे क्या पा रहे हैं, इतिहास में इसका दुखद दर्शन हमें मिलता आ रहा है। जात पात, नाते रिश्ते, रंग या धर्म, भाषा या प्रदेश के भेद, मनुष्य और मनुष्य के बीच में ना मानना, यही सच्चे पूर्ण स्वराज्य का आधार है। गांधी जी चाहते थे कि उनके 14 सूत्रों के रचनात्मक कार्यक्रम में से कोई भी अपनी इच्छा से एक ही कार्यक्रम चुन ले और उस पर अमल करे। 1. सांप्रदायिक एकता। इसका अर्थ राजनीति नहीं है, ऊपर से थोपी हुई एकता नहीं है। यह सुविधा से दो पक्षों ने अपनाई हुई ऊपरी ऊपरी एकता नहीं। इसका अर्थ है हार्दिक एकता। अपना धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, सिख वगैरह, उसका सच्चा प्रतिनिधि पहले बने और सब धर्मों के प्रति समान आदर रखें। हर देशभक्त को, राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने वाले को, अपने देश में बसने वाले हर आदमी को मित्र और भाई समझना चाहिए। इसका धार्मिक विश्वास कोई भी हो, वह और आप बराबर हैं। जितना आदर आपको अपने धर्म के लिए है, उतना ही दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म के लिए भी हो सकता है। यह सदा ध्यान में रखें। गांधी जी कहते हैं कि जैसे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, नौकरियां,
सबके लिए बराबर हैं, वैसे ही पीने का पानी भी है। वैसे ही बर्तन, कपड़े या मकान अलग अलग नहीं होने चाहिए। यूरोप में ईसाई देशों में यहूदियों को घेट्टों में रहना पड़ता है। कई जगह चीनियों की अलग बस्तियां चाइना टाउन हैं। काले और गोरे लोगों की रहने की जगहें और ईसाई गिरजाघर भी अलग अलग हैं। भारत में तो अंग्रेज राज्य में गोरों के क्लबों और होटलों में भारतीय काले आदमी जा तक नहीं सकते थे। ऐसी छुआछूत गांधी जी को पसंद नहीं थी। इससे देश की एकता टूटती है। गांधी जी का कहना था, वह धर्म धर्म ही नहीं है जो दूसरे धर्म को मानने वाले आदमी को आदमी नहीं समझता है या बराबरी का नहीं मानता है। 2. छुआछूत को नहीं मानना। हिंदू धर्म पर यह काला दाग और अभिशाप है कि हम कुछ भाइयों को अछूत मानते हैं, जो ठीक नहीं है। शास्त्र, पुराण आदि पुरानी किताबों में हमारे भक्त और संत कवियों में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका जन्म शूद्र कहे जाने वाले वर्ण में हुआ, पर आज उन्होंने अपनी बानी और करनी से समाज और साहित्य में अमर पद पाया। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। हर एक हिंदू को हरिजन बंधुओं को अपनाना चाहिए, उनके सुख दुख में भाग लेना चाहिए, उन्हें मित्र बनाना चाहिए। जब तक ऐसा भेदभाव रहेगा, सच्चा स्वराज्य नहीं आएगा। 3. शराब बंदी। आज देश में लाखों करोड़ों लोग शराब, अफीम, नशीली चीजों के सेवन के शिकार हैं। बच्चे और युवक भी नशे लेते हैं। इनको इन बुरी लतों से छुड़ाए बिना हम स्वराज्य क्या प्राप्त करेंगे? डॉक्टरों को इस काम में अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। वे हमारे नागरिकों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। उन्हें बताना चाहिए कि शराब या नशे आदि बुरी आदतों का शरीर पर कितना बुरा असर होता है। समाज को व्यसन मुक्त बनाने में स्त्रियों और विद्यार्थियों को सबसे अधिक काम करना चाहिए। वे भारतीय घरों की संस्कृति को टिकाए रखने वाली माताएं और बहनें हैं। विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य हैं। अहिंसा से स्वराज्य लेने की बात जैसे नई है, वैसे ही जीवन के हर पहलू में नए आदर्श बनाने होंगे। जिन जातियों में या प्रथाओं में शराब, जुआ आदि प्रतिष्ठा की बात मानी जाती रही, उन्हें भी इस पर फिर से विचार करना होगा। अपने अज्ञान और अधीरता के कारण ये लोग अपनी मुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि आरोग्यदायक मुक्ति हमारे भीतर से ही मिलेगी, ना कि ये सब काम सरकार के भरोसे छोड़ देने से। 4. खादी। कई लोग ये मानते हैं कि हाथ कता, हाथ बुना कपड़ा पहनना जरूरी नहीं। गांधी जी लिखते हैं कि
कई लोग समझते हैं कि मैं नाव उल्टे प्रवाह में बहा रहा हूं और देश की नैया को डुबो दूंगा। मैं देश को पुराने अंधकार युग में ले जा रहा हूं। खादी मेरे मत से देश की आर्थिक स्वतंत्रता और समता की सूचक है। कहावत है कि पेड़ की परीक्षा उसके फल से होती है। खादी का अर्थ सिर्फ हाथ कता, हाथ बुना कपड़ा पहनना ही नहीं है, उसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। खादी का अर्थ है सर्वव्यापी स्वदेशी भावना। हर एक चीज जो हम काम में लाएं वह देश में ही बनी हुई हो, खास तौर से गांव में बनी हुई हो। मेरे कार्यक्रम से ग्रामवासी स्वावलंबी बनेंगे और शहर की सेवा भी कर सकेंगे। गांधी जी चाहते थे कि गांव और शहर में रहने वाले हिंदुस्तानियों में अंतर न बढ़े। दोनों के मानस में बहुत बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। भारत की शक्ति गांवों में बसती है। अहिंसा को आज भारतवासी कमजोरी मानते हैं, वह वैसी नहीं है। वही भारत की सबसे बड़ी शक्ति और देन है। खादी गांधी के मत से भारत की एकता और अहिंसा की निशानी है। जवाहरलाल नेहरू की भाषा में खादी भारतीय स्वतंत्रता की वर्दी है। खादी सिर्फ कपड़े के मामले में भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाना नहीं है, परंतु यह एक शुरुआत है सब बातों में स्वावलंबी बनने की। आज ग्रामवासियों को पशुओं की तरह बुरी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। वे निराश बन गए हैं, पर खादी उनके जीवन में उज्जवल प्रकाश ला सकती है। धीरे धीरे गांव वाले अपने उत्पादन को चरखा संघ को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे और चीजें खरीद सकते हैं। गांव में खादी के सहकारी भंडार खोल सकते हैं। पांच, दूसरे ग्रामोद्योग। इन उद्योगों में अकेले काटने जैसी बात नहीं, लेकिन अनेक लोगों के सहयोग और श्रम की जरूरत होगी। हाथ कुटा चावल या हाथ से पिसा आटा और खाने की चीजें, साबुन, गुड़, कागज, दिया सलाई, तेल धानी, चरमाले से बनने वाली चीजें आदि ग्रामोद्योगों में बनी चीजों के उपयोग पर जोर देना चाहिए। इसी से हमारी बड़े यंत्रों की गुलामी कम होगी। यदि भूख, दरिद्रता, बेकारी से भारत को मुक्त होना है, तो गांधी जी के विचार से परिश्रम से लाए जाने वाले यंत्रों को कम करना होगा। इस दिशा में ग्रामोद्योग सबसे उपयोगी होंगे। वे हमें सिखाएंगे कि हम अपना काम खुद करें। 6. ग्राम सफाई। आज हमारे पढ़े लिखे लोग शरीर श्रम को हल्का काम समझते हैं, उनसे बचते हैं। बुद्धिमान वर्ग, ऊंची जात
और सफाई करने वाले वर्ग का अंतर मिटाना जरूरी है। गांवों में इस भेदभाव के कारण गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। गांव घूरे में बदल रहे हैं। हमें सच्चा राष्ट्रभक्त बनना है तो हमारे गांव साफ होने ही चाहिए। यह काम कुछ थोड़े सफाई मजदूरों पर सौंप देने से या ये सफाई का काम किसी खास जाति का है, यह मानने से नहीं होगा। हर एक भारतवासी को गांव वाले भाई के सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। हम लोग शरीर पर पानी के लोटे डालकर समझते हैं कि हम साफ हो गए, पर असल में जिस कुएं, तालाब या नदी के पास हम नहाते हैं, उस जलाशय का पानी भी हमें साफ रखना चाहिए। मैं इसे बहुत बड़ा दुर्गुण मानता हूं कि हमारी पवित्र नदियों के किनारे हम कितने अपवित्र काम करते हैं। उसी गंदगी से रोग पैदा होते हैं, उससे सबको नुकसान पहुंचता है। इस दुर्गुण के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। रचनात्मक कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विषय सहयोग हीरालाल बाछौतिया, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर जितेंद्र रामप्रकाश, गायन स्वर उमा गर्ग, संगीतकार संतोष कुमार, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।